ये वीडियो एक क्लर्क से मुल्क के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून बनने तक के सफ़र को बयान करती है। ऐसा सफ़र जो फिल्म में दिखाया जाए तो हाउसफुल हो जाए। कोई मोटिवेशनल स्पीकर इस सफ़र का जिक्र करे तो सुनने वाले रातों को उठ कर मलिक रियाज जैसा अमीर बनने के ख्वाब देखने लगे। अगर मैं आपको अपनी दी हुई सबसे बड़ी रिश्वत की रकम बताऊं तो आपको हार्ट अटैक हो जाए। इनके नाक़दीन के बकौल इस मरहले में पाकिस्तान में फ़ौज, सिविल हुकूमत, ताकतवर अदलिया और ब्यूरोक्रेसी होने के बावजूद हम मलिक रियाज के पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन फिर एक डिक्टेटर, एक मुंतखब सदर, एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म और उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी को अपने इख्तियारात और मकबूलियत के ज़रिए बेबस करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का सामना मलिक रियाज से होता है। इस मुआहदे के तहत मलिक रियाज और इनका ख़ानदान तकरीबन 190 मिलियन पाउंड के असासे और नकद रकम NCA के हवाले करने पर रजामंद होने का ऐलान करता है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2012 में हामिद मीर को इंटरव्यू में कहा था, मलिक रियाज ने सबको काना किया हुआ है। सितम ज़रीफ़ी देखिए, खुद इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से मलिक रियाज का काना होने का केस भुगत रहे हैं। इम्कान है मलिक रियाज जल्द या बदेर इस सब से बाहर आ जाएंगे। इस खेल में तय्युने मरातब है ज़रूरी, शातिर की इनायत से तू फर्जी मैं प्यादा। बेचारा प्यादा तो है एक मोहराए नाचीज़, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। ये वीडियो एक क्लर्क से मुल्क के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून बनने तक के सफ़र को बयान करती है। ऐसा सफ़र जो फिल्म में दिखाया जाए तो हाउसफुल हो जाए। कोई मोटिवेशनल स्पीकर इस सफ़र का जिक्र करे तो सुनने वाले रातों को उठ कर मलिक रियाज जैसा अमीर बनने के ख्वाब देखने लगे। सब मलिक साहब के पाकिस्तान में रहते थे। मलिक रियाज का पाकिस्तान कैसा था वो अक्सर इसका इजहार करते रहते थे। पाकिस्तान में फ़ाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं और मैंने हुक्काम को रिश्वतें दी जिनमें आला सियासतदान, जज और यहाँ तक के ISI के अहलकार भी शामिल थे। और अगर मैं आपको अपनी दी हुई सबसे बड़ी रिश्वत की रकम बताऊं तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। मलिक रियाज बहरिया टाउन में नौकरी के लिए कुछ इस किस्म के इश्तिहार दिया करते थे। वो रिटायर्ड जर्नैल और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुलाजिम क्यों रखते थे इसे समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सब बदल गया और एक कामयाब कारोबारी शख्स अब एक मफरूर मुल्जिम है। कहते हैं जब रियासत दान दिखाती है तो अमीर भी खुद को गरीब समझने लगते हैं। एक और कहावत है, पैसा बोलता है मगर जब ताकत कमरे में दाखिल हो तो खामोश हो जाता है। यही पाकिस्तान के अंदाज़न छठे अमीर शख्स मलिक रियाज के साथ हुआ है। मलिक रियाज पाकिस्तान के तकरीबन हर इदारे के साथ किसी न किसी तनाज़े में रहे हैं। इस मौजू पर बात करने से पहले ये वजाहत ज़रूरी है कि इस वीडियो में मौजूद तमाम मालूमात प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हासिल की गई हैं और इनके लिंक भी शेयर किए गए हैं। इस वीडियो में मेरी अपनी राय शामिल नहीं है। मलिक रियाज हुसैन का बचपन आम बच्चों की तरह था, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब इनके माली तौर पर खुशहाल ठेकेदार वालिद का कारोबार शदीद नुकसान का शिकार हो जाता है। माली मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि मलिक रियाज को मैट्रिक के बाद अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है और रावलपिंडी की एक सरकारी तामीराती कंपनी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES में एक क्लर्क के तौर पर नौकरी शुरू करते हैं। इस नौकरी के साथ साथ वो कुछ इजाफी आमदनी के लिए पार्ट टाइम पेंटर का काम भी करते हैं। ये नौकरी इनकी मुलाजमत नहीं थी बल्कि ये इनके पूरे कैरियर की बुनियाद बनी। यहीं से इन्हें कंस्ट्रक्शन के कारोबार का इल्म हुआ और सबसे अहम ये कि इनके फौजी और सरकारी इदारों में ताल्लुकात बने। 1979 में इनकी कारोबारी ज़िंदगी का पहला सफ़र शुरू होता है। वो अपने एक दोस्त से 1500 रुपये उधार लेते हैं और फ़ौज के इंजीनियरिंग विंग में ठेका लेने के लिए दरख्वास्त देते हैं। इन्हें ये ठेका मिल भी जाता है। वक्त आगे बढ़ता है और 1980 की दिहाई तक मलिक रियाज एक क्लर्क से खुद मुख्तार ठेकेदार बन जाते हैं। वो अपने बनाए हुए ताल्लुकात की बुनियाद पर MES और फ़ौज से ठेके हासिल करते हैं और 1995 में अपनी कंपनी हुसैन ग्लोबल की बुनियाद रखते हैं और यहीं से मलिक रियाज के कारोबारी सफ़र का दूसरा मरहला शुरू होता है। इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी हुसैन ग्लोबल पाकिस्तान नेवी के फलाही इदारे बहरिया फाउंडेशन के साथ मिलकर 1996 में रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहला बहरिया हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करती है, जिसका मकसद एक ऐसी चार दीवारी वाली कम्युनिटी बनाना था जो मिडिल क्लास और अमीर तबके के लिए महफूज और जदीद रिहाइश फराहम करे। 1997 में मलिक रियाज अपनी कंपनी बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाते हैं। बहरिया फाउंडेशन और बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान शराकत दारी साल 2000 में ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद
बहरिया फाउंडेशन मलिक रियाज को नोटिस भेजती है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बहरिया, मैरीटाइम या नेवी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल बंद करें। ये तनाज़ा एक कानूनी जंग की सूरत इख्तियार कर जाता है। मलिक रियाज के लिए एक अहम कामयाबी इस वक्त होती है जब 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनके हक में फैसला दे देती है और इन्हें बहरिया का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहरिया टाउन लिमिटेड तेजी से अपने मंसूबे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू करती है। कंपनी अपनी कम्युनिटीज़ के लिए मशहूर हो जाती है, जो अक्सर सिक्योरिटी, बिजली और पानी जैसी सहूलियात के लिए सरकारी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं करती थी, और बहरिया टाउन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बन जाता है। मलिक रियाज की ज़िंदगी के सफ़र का तीसरा मरला 2012 में शुरू होकर 2018 तक जाता है। इनके नाकदीन के बकौल इस मरहले में पाकिस्तान में फ़ौज, सिविल हुकूमत, ताकतवर अदलिया और ब्यूरोक्रेसी होने के बावजूद हम मलिक रियाज के पाकिस्तान में रहते हैं। ऐसा पाकिस्तान जिसमें एक रियल स्टेट टाइकून रियासत के तमाम इदारों से बड़ा नजर आता है, एक ऐसा किरदार जो पॉलिटिकली अनटचेबल है। पाकिस्तान में ये ऐसा दौर था जब इनके नाकदीन इल्ज़ाम लगाते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहरिया टाउन और मलिक रियाज के खिलाफ खबर लगाने से गुरेज करता है, और वो इनके खिलाफ अदालतों से कोई भी बड़ा फैसला आना तकरीबन नामुमकिन समझते थे। सबसे बढ़कर वो ताकतवर हल्के जिनके सामने बड़े बड़े सियासतदान और वज़रा भी मोहतात रहते, बज़ाहिर मलिक रियाज के साथ थे। जून 2012 में मलिक रियाज हाथ में कुरान पकड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि चीफ जस्टिस रात की तारीकी में इनके साथ मुलाकातें करते रहे हैं, और इन्हें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का बेटा असलान इफ्तिखार ब्लैकमेल करके 300 से 400 मिलियन के माली फ़ायदे हासिल कर चुका है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के ऐसे चीफ जस्टिस के खिलाफ थी जिनकी बहाली के लिए वकला तहरीक चलती है, और एक ताकतवर डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इक़्तिदार छोड़ना पड़ता है। फिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने में पसोपेश का शिकार थे। मियां नवाज शरीफ इन्हें बहाल करवाने के लिए लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं, और आखिरकार इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस बहाल हो जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम चीफ जस्टिस इतने ताकतवर रहे होंगे। वो इस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर 26 अप्रैल 2012 को इनके ओहदे से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इसके नतीजे में 29 जून 2012 को यूसुफ रज़ा गिलानी अपना ओहदा छोड़ देते हैं। लेकिन फिर एक डिक्टेटर, एक मुंतखब सदर, एक जमहूरी वज़ीर आज़म और उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी को अपने इख्तियारात और मकबूलियत के ज़रिए बेबस करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का सामना मलिक रियाज से होता है, और जल्दी सबको अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुल्क किसी जज, जर्नैल, सियासतदान या ब्यूरोक्रेट का नहीं, ये मलिक रियाज का पाकिस्तान है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट इन पर अदालत की तौहीन का मुकदमा चलाती है, लेकिन मलिक रियाज बज़ाहिर इस मुकदमे की कोई कीमत अदा नहीं करते। तकरीबन 7 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मलिक रियाज की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करके ये मुकदमा ख़त्म कर दिया जाता है। इस दौर में पाकिस्तानी मीडिया अपनी ताकत के अरूज पर था। सवाल ये है कि मलिक रियाज के पाकिस्तान में सहाफ़ी क्या कर रहे थे। 2012 में ही आज टीवी 19 सहाफ़ियों की एक मुबैना लिस्ट शेयर करता है, और जिसके मुताबिक मलिक रियाज ने कई बड़े सहाफ़ियों को अपना मीडिया में मस्बत इमेज बनाने के लिए प्लॉट, गाड़ियां और पैसे दिए थे। मीडिया स्कैंडल को एंकर गेट और मीडिया गेट का नाम देता है। लिस्ट में मौजूद तकरीबन तमाम बड़े सहाफ़ी खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद कर देते हैं। इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट इस स्कैंडल पर भी सो मोटो लेती है, लेकिन खैर इन तनाज़ात के जवाब में 2016 में मलिक रियाज ऐलान करते हैं कि वो जल्द ही कई टीवी चैनल लॉन्च करेंगे, क्योंकि ब्लैकमेल करने वालों को रोकने के लिए मैंने फैसला किया है कि मीडिया में जाना ही वाहिद रास्ता है। वो AAP मीडिया नेटवर्क की बुनियाद रखते हैं, जिसमें उर्दू चैनल आप न्यूज़ और अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल इंडस न्यूज़ शामिल थे, लेकिन बाद में ये दोनों चैनल कानूनी और तकनीकी मिसाल की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। 2019 के बाद का दौर मलिक रियाज के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ, जब कई बड़े कानूनी मामलात की वजह से पाकिस्तान इनके बगैर ही चलना शुरू हो गया। 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी मलिक रियाज के अहले खाना के साथ एक कॉन्फिडेंशियल सेटलमेंट करती है। इस मुआहदे के तहत मलिक रियाज और इनका ख़ानदान तकरीबन 190 मिलियन पाउंड के असासे और नकद रकम NCA के हवाले करने पर रजामंद होने का ऐलान करता है। NCA के मुताबिक ये असासे ऐसे ज़राए से हासिल किए गए थे जिन पर इन्हें शुबा था कि वो गैर कानूनी या मशकूक हैं,
لیکن سیٹلمنٹ کے بعد NCA وضاحت کرتی ہے کہ یہ سیٹلمنٹ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے۔ بعد ازاں اس رقم کو مخصوص قانونی اور عدالتی راستوں کے ذریعے پاکستان منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اپوزیشن اور میڈیا الزام لگاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے ایک بڑے پراپرٹی ڈیلر کو رعایت دی اور برطانیہ سے آنے والی ریکورڈ رقم کو عوامی مفاد میں استعمال کرنے کے بجائے ایک مخصوص معاہدے کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن ایسی رقم جو غیر ملکی حکومت پاکستان کے حوالے کرتی ہے، حکومتی خزانے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں گئی؟ اس کا تعلق ملک ریاض کے پاکستان میں موجود بحریہ ٹاؤن کراچی سے ہے۔ اس منصوبے کے لیے تقریباً 46,000 ایکڑ زمین مختص کی گئی تھی، جس میں زمین کے الاٹمنٹ اور منتقلی کے معاملات پر قانونی تنازعات پیدا ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ اس بنیاد پر اٹھایا گیا کہ زمین دراصل سرکاری ادارے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تھی، جو غیر قانونی طور پر نجی ہاؤسنگ اسکیم کو منتقل کی گئی۔ سپریم کورٹ مارچ 2019 میں ایک فیصلہ سناتی ہے، جس کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی کو اس زمین کے عوض 460 ارب روپے ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ رقم 7 سال میں قسطوں کی صورت میں ادا کی جانی تھی اور ادائیگی کا عمل سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے ذریعے کیا جانا تھا۔ بحریہ ٹاؤن صرف 25 ارب روپے کے قریب جمع کرواتا ہے، باقی 435 ارب آج تک جمع نہیں کروائے گئے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے 2012 میں حامد میر کو انٹرویو میں کہا تھا، ملک ریاض نے سب کو کانا کیا ہوا ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے، خود عمران خان القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ملک ریاض کا کانا ہونے کا کیس بھگت رہے ہیں۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کسی خونی ہیرے کی طرح منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ ملک ریاض، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کیس میں نامزد ہو جاتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جسے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے قائم کیا۔ اس کا بنیادی مقصد تعلیمی اور فلاحی منصوبے چلانا بتایا گیا، مگر بعد میں اس ٹرسٹ کا نام برطانیہ میں ضبط ہونے والی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کے معاملے میں سامنے آیا۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ رقم ملک ریاض سے منی لانڈرنگ کے شعبے میں ضبط کی تھی۔ یہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں جانی چاہیے تھی، مگر نیب کے مطابق عمران خان کی حکومت میں یہ فنڈز سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے جرمانے کی ادائیگی کے لیے ایڈجسٹ کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ رقم جو پاکستان واپس آئی تھی، سیدھی دوبارہ ملک ریاض کے پاس چلی جاتی ہے۔ نیب کے مطابق اس کے بدلے میں ملک ریاض عمران خان اور بشرا بی بی کو القادر یونیورسٹی کے لیے تقریباً 458 ایکڑ زمین فراہم کرتے ہیں، جسے ناقدین کک بیک یا غیر قانونی فائدہ قرار دیتے ہیں۔ اس معاملے پر عمران خان کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ناقدین کا کہنا تھا کہ عوامی رقم کو بغیر شفاف طریقہ کار کے ایک نجی معاہدے میں استعمال کیا گیا۔ نیب اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے۔ عمران خان، بشرا بی بی اور ملک ریاض کو تحقیقات میں شامل کیا جاتا ہے۔ جنوری 2025 میں القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آتا ہے اور عمران خان کو 14 سال جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا ہو جاتی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ 2024 میں نیب ملک ریاض کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کرتی ہے۔ نیب ان پر الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کی جانے والی پلی بارگین کی رقم ادا نہیں کی، اور یہ بھی کہا کہ وہ بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ان کی پراپرٹیز کو منجمد کر دیا جاتا ہے اور ان کی نیلامی شروع کر دی جاتی ہے۔ ملک ریاض اپنی ایک انسان دوست اور فلاحی کاروباری شخص کی شبیہ بنانا چاہتے ہیں۔ قانونی مسائل کے باوجود ملک ریاض نے اپنا فلاحی کام جاری رکھا۔ انہوں نے 2008 میں بحریہ دسترخوان شروع کیا، جو پورے ملک میں ہزاروں غریبوں کو روزانہ 2 وقت کا کھانا فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال بھی بنائے، جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور تعلیمی منصوبے بھی شروع کیے جو یتیم بچوں کو مفت تعلیم اور رہائش فراہم کرتے ہیں۔ آخر میں میری ذاتی رائے، ملک ریاض بیرون ملک ہیں۔ انہوں نے اپنے پیچھے ہزاروں ملازمین، لاکھوں خریدار اور فلاحی منصوبے چھوڑے ہیں۔ ان کی کہانی پاکستان کے اس نظام کی عکاسی کرتی ہے جہاں تعلقات اور طاقت اکثر قانون سے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ آج جب ان کے کاروبار کا فیصلہ عدالتوں اور وقت کے ہاتھوں میں ہے، تو اصل سوال یہی ہے کہ کل کی تاریخ ان کی عدالتی فائلوں کے پہیے کس سمت لے کر جائے گی۔ امکان ہے ملک ریاض جلد یا بدیر اس سب سے باہر آ جائیں گے، مگر یقیناً انہیں پھر کبھی ملک ریاض کا پاکستان بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کے خیال میں ملک ریاض پاکستان کے نظام کا شکار تھے یا پھر وہ خود اس نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔